एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इकोनोमेट्रिक्स के लास्ट वीडियो में हमने अजम्पशंस जो स्टार्ट किए थे, हमने नो ऑटो कोरिलेशन का अजम्पशन जो है वो कवर किया था। इस वीडियो में हम लोग रिमेनिंग 2 अजम्पशंस जो है वो कवर करेंगे। अब आप पूछोगे कि ऑब्वियसली आप बोलोगे कमेंट में कि मैम आपने तो बोला था 10 अजम्पशंस हैं, व्हाट अबाउट द अदर 3। देखो, बाकी के 3 जो हैं उसमें से एक आध जो है वो इन्हीं में इनडायरेक्टली प्रूव हो चुका है। एक मल्टी कोलिनियरिटी, दैट इज assumption says there should be no multi collinearity। ये जो assumption है नो मल्टी कोलिनियरिटी, ये मल्टीपल रिग्रेशन का केस है। जब x is only not one variable, there are many x variables, many independent variables, तब का केस है। तो वो उस चैप्टर में एक्सप्लेन है। बाकी के जो रिमेनिंग है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि कैसे वो इसी में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। Let's start with the 6th assumption, the number of observations। जितने भी आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आप कलेक्ट करने चाहते हो सैम्पल, तो जब आप सैम्पल कनेक्ट कर रहे हो, आपने एक जन से लिया, दूसरे जन से लिया, तीसरे जन से लिया, 4th 5, ये आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बनते जाएंगे। जैसे मैं 10 लोगों के पास गई तो 10 ऑब्जर्वेशंस मेरे पास होंगे। So they are saying that the number of observations n must be greater than number of parameters to be estimated। अब इसका मतलब क्या है? मेरा जो मॉडल है yi is equals to beta 1 plus beta 2 xi प्लस म्यू आई, इसमें पैरामीटर्स कौन से हैं, वेरिएबल कौन से हैं, वो आपको पता है। हमारे पास इस मॉडल में 2 पैरामीटर्स हैं, तो 2 से ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस आपके पास होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल रिग्रेशन लिख लेती हूँ, बीटा 1 प्लस बीटा 2 x1 प्लस बीटा 3 x2 प्लस बीटा 4 x3 प्लस म्यू आई। अगर ये मेरा मॉडल है जहाँ पे 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, x1 x2 x3। लेट्स से डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, रिलेटेड कमोडिटी, इनकम, ये 3 हमने लिया है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब हमारे पास कितने पैरामीटर्स हैं? 1 2 3 एंड 4 पैरामीटर्स आर 4। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो मैं सैंपल कलेक्ट करने जाऊंगी, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 4 से ज़्यादा होने चाहिए, यानी 5 6 7 8 10 100 ऐसे, कम नहीं होने चाहिए। सो n, दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मस्ट बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ पैरामीटर्स टू बी एस्टिमेटेड। ऑल्टरनेटिवली, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मस्ट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। मतलब जितने एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स है, यहाँ पे 3 एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स है, तो आपके 3 से ज़्यादा एक इंटरसेप्ट को भी कंसिडर करके, नंबर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल प्लस इंटरसेप्ट कंसिडर करके आप उससे ज़्यादा n कलेक्ट करने जाओगे। अगर आप पूरे मॉडल में 15 एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स डाल रहे हो, एक इंटरसेप्ट 16 हो गया, तो आपको 16 से ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट करने हैं। दिस assumption is not so incautious as
इट सीम्स, मतलब इतना डेंजरस नहीं है कि अरे बोला है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होने चाहिए। ऑब्वियसली आप जब सैम्पल कनेक्ट करने जाते हो तो 3-4 जन का सैम्पल मेक्स नो सेंस, करेक्ट। सैम्पल शुड बी रिप्रेजेंटिंग द पॉपुलेशन। अब अगर पॉपुलेशन आपकी, आप जिस भी पॉपुलेशन की बात कर रहे हो, लेट्स से कॉलेज स्टूडेंट्स की बात करें, अच्छा कॉलेज स्टूडेंट्स में भी मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स जिन्होंने लिया है उनकी बात कर रही हूँ, और लोकेशन मैं सिर्फ लेट्स से महाराष्ट्र ले रही हूँ, दैट्स इट। अब उसमें population will be somewhere around, I am just randomly taking numbers, let's say 3 lakhs 3 लाख स्टूडेंट्स है इकोनॉमिक्स के महाराष्ट्र में टोटल कॉलेज स्टूडेंट्स। अब मैं अगर 3 लोगों का सिर्फ सैंपल लूँगी तो मतलब क्या है ये, 3 lakhs इज द पॉपुलेशन, सैंपल इतना छोटा, इट इज़ नॉट रिप्रेजेंटिंग। सो यू शुड एटलीस्ट हैव लेट्स से 30,000 हो गया, या हमने सैंपल ले लिया 3,000 पीपल का, तो ऐसे आपको सैंपल लेने हैं। इट मेक्स नो सेंस ऑफ taking such a small sample. In a hypothetical example of table 3.1, imagine that we had only the first pair of observation y and x, जहाँ पे y 4 थे, x 1 था, मतलब 80 इनकम पे x 80 इनकम पे x, there's some problem, x x 80 था, तब we had 4 observations of y, so 80 80 80 and 4 observations of y. From this single observation there is no way to estimate 2 unknowns beta 1 and beta 2. तो हम इसी सिंगल ये क्या है, एक सिंगल 80 पे वी हैड 4 वैल्यूज़, तो 80 पे ऑन एवरेज हम लोग एक वैल्यू ले सकते हैं 65। आई ओनली हैव 1 ऑब्जर्वेशन, इस 1 ऑब्जर्वेशन से हम बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यू क्या है, फॉर्मूला क्या है, पूरा कैलकुलेशन होना चाहिए, एवरेज निकलना चाहिए। यहाँ पे तो सिर्फ एक ही ऑब्जर्वेशन है, कैसे मैं बीटा 1 और बीटा 2 एस्टिमेट करूँ। We need at least 2 pairs of observation to estimate the 2 unknowns. In the later chapter, we will see the critical importance of this assumption. तो इसका असर क्या होगा, what is the problem if we are keeping less a number of observations, तो वो हम आगे वाले chapters में देखेंगे। Let's talk about assumption 7, the nature of x variables. The x values in the given sample must not be the same. मतलब अच्छा आप मुझे बोलोगे कि मैम वहाँ पे तो था फिक्स्ड x वैल्यूज, सेकेंड अजम्पशन था फिक्स्ड x वैल्यूज, अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि x वैल्यूज शुड नॉट बी द सेम। इसका दोनों का डिफरेंस क्या है, let's understand the difference between this first and then I'll go back to the book. Let's say this is my population. अब ये एक सैंपल लिया, इस जगह से मैंने 5 ऑब्जर्वेशंस लिए, ठीक है। 5 ऑब्जर्वेशन मतलब x के अलग अलग वैल्यूज़ 1 2 3 4 5, तब y के क्या वैल्यूज़ थे। अब मैं जब जाती हूँ सेकेंड जगह पर, वहाँ पे भी मैं
5 ऑब्जर्वेशंस ले रही हूँ, x की जो मैं वैल्यू दे रही हूँ वो 1 2 3 4 5 ही होना चाहिए। जो सेकेंड अजम्पशन था कि फिक्स्ड x वैल्यू फॉर रिपीटेड सैम्पलिंग, तो अगर मैं सैम्पल रिपीटेडली सैम्पल्स ले रही हूँ तो x के वैल्यूज़ वही रहेंगे 1 2 3 4 5। आई कैन मेक इट 5 10 15 20 30 फॉर द अदर सैम्पल। रिपीटेड सैम्पलिंग के लिए आपके x के वैल्यूज सेम रहेंगे, लेकिन जो अभी वाला अजम्पशन है वो कह रहा है कि एक इसमें आपके वैल्यूज x के वेरी होने चाहिए। यानी मैं ऐसे नहीं ले सकती 2 2 2 2 2, नो, x की वैल्यू चेंजिंग होने चाहिए या डिफरेंट होने चाहिए। जैसे हो गया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ऐसे वेरी होना चाहिए। आई कैन नॉट कीप इट 0 to 10, 0 to 10, 0 to 10, 0 to 10। तो second assumption was your values of x should be fixed when you are collecting different samples. Seventh assumption is that in a single sample the x value should be different. The x values in the given sample, look at the words, एक ही सैम्पल से जो आप x की वैल्यूज़ ले रहे हो वो सेम नहीं होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। टेक्निकली द वेरिएंस ऑफ x मस्ट बी अ पॉजिटिव नंबर, मतलब उनमें वेरिएंस होना चाहिए, x वेरी करना चाहिए। Furthermore, there can be no outliers in the value of x variable, that is values that are very large in relation to rest of the observation. मुझे ऐसे outliers नहीं चाहिए कि मैं जा रही हूँ कलेक्ट करने डेटा अबाउट कॉलेज स्टूडेंट्स और मैंने जिनका डेटा कलेक्ट किया, लेट्स से कॉलेज स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट किया रिलेटिंग टू देयर वेट। तो अभी जब मैं वेट कलेक्ट करने जा रही हूँ और लेट्स से नॉट वेट, लेट्स से देयर पेरेंट्स इनकम, तो मुझे अगर मेरा वैल्यू आ रहा है, लेट्स से वो बोल रहे 10,000 1 मंथ में, सम आर सेइंग 25,000, सम पीपल से 35,000, some are saying 20,000, लेकिन मुझे ऐसा कोई नहीं चाहिए अगर मेरे सैम्पल में ऑलमोस्ट 10,000 से 40 या 45,000 के बीच में लोग रिलाई कर रहे हैं और एक ही बंदा है। देयर इज़ वन स्टूडेंट जिसके पेरेंट का इनकम सीधा 1 CR है, तो दैट मेक्स नो सेंस, दिस इज़ एन आउटलायर। एंड हमें पता है एवरेज को आउटलायर अफेक्ट करते हैं। वैल्यू अगर एक भी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई तो वो एवरेज को अफेक्ट करते हैं। द अजम्पशन दैट देयर इज़ वेरिएबिलिटी इन एक्स वैल्यू इज़ ऑल्सो नॉट एन इनकॉशियस एज इट लुक्स। लुक एट 3.1.6. लेट मी शो यू 3.1.6. दिस बीटा 2 की जो वैल्यू है वो xi ले रही है और xi स्क्वेयर ले रही है, करेक्ट। बीटा 2 का फॉर्मूला जो है वो क्या बोल रहा है कि ऑब्जर्वेशन के बारे में बोल रहा है।
इफ ऑल एक्स वैल्यूज आर आइडेंटिकल, अगर सारे वैल्यूज आइडेंटिकल होंगे तो हमारा मीन भी एक्स आई के जैसे ही होगा। कैसे? देखो, अगर मेरे एक्स आई वैल्यूज है 5 5 5 5 5, तो मीन क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 5 10 15 20 25। मीन क्या होता है? एडिशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन क्या हो गया? मीन हो गया 5। तो माई ईच ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू द मीन इटसेल्फ, एंड अगर वो इक्वल है, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। क्यों भाई ज़ीरो होगा डिनोमिनेटर? क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है? एक्स आई माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। एक्स आई माइनस एक्स बार क्या होगा? एक्स आई मेरा 5 है, मैं अगर यहाँ पे दूसरा कॉलम बनाऊंगी जो कि होगा एक्स आई माइनस एक्स बार का, क्योंकि हमें चाहिए कैलकुलेशन उसका, फॉर्मूला वही है ना, फॉर्मूला फॉर बीटा 2 हैट इज व्हाट? समेशन वाई आई माइनस वाई बार एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। तो अगर मैं एक्स आई माइनस एक्स बार करूँ तो एक्स आई मेरा 5 है, माइनस मीन कितना आया? 5। दिस बिकम 0। 0 0 0 0 सबकी वैल्यू आएगी, एडिशन 0 है, 0 का स्क्वायर इज 0। डिनोमिनेटर अगर 0 होता है तो वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, तो बीटा 2 की वैल्यू ही डिफाइंड नहीं होगी, मेकिंग इट इज इम्पॉसिबल टू एस्टिमेट बीटा 2 एंड देयरफॉर बीटा 1। बीटा 2 एस्टिमेट नहीं होगा तो बीटा 1 एस्टिमेट कैसे होगा? क्योंकि बीटा 1 के फॉर्मूला में ही बीटा 2 है, करेक्ट। तो इसकी वजह से हम बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यू ही नहीं जान पाएंगे अगर x की वैल्यूज सेम है एक सैम्पल में। इंट्यूटिवली वी रेडिली सी व्हाई दिस assumption is important. Looking at our family consumption expenditure example in chapter 2, if there is very little variation in family income, अगर जो वेरिएशन है एक्स के वैल्यूज़ में अगर बहुत छोटे मोटे हैं, 2 3 2 3 वैल्यूज से, we will not be able to explain much of the variation in consumption expenditure. तो हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे भी ज़्यादा वेरिएंस हो रहा है नहीं हो रहा है एक्सप्लेन कैसे करें? उसी के अराउंड देखो, मेरे पास अगर हम समझना चाहते हैं कि कंजम्पशन और इनकम कैसे रिलेटेड है, यानी कंजम्पशन कितने अमाउंट से चेंज हो रहा है अगर इनकम में चेंज आ रहा है, तो अगर इनकम मेरा 100 है, 101 है, 99 है और 102 है, तो आजू बाजू में ही है ना, तो कंजम्पशन थोड़ी इतने अमाउंट से चेंज होगा। अगर 99 रुपीज़ मेरा इनकम है, 100 रुपीज़ इनकम है, 101 रुपीज़, 102 रुपीज़ इनकम है, तो कंजम्पशन अगर कोई कर रहा है तो 80 रुपीज़ का कंजम्पशन अगर कोई कर रहा है, 99 अगर उसका इनकम है, तो 1 रुपया बढ़ने से वो कंजम्पशन 2 रुपये से बढ़ा थोड़ी देगा। मेक्स नो सेंस कि 1 रुपया इनकम बढ़ गया तो कंजम्पशन भी हमारा बहुत अमाउंट से चेंज हो गया। अरे बाबा कि 1 रुपया इनकम बढ़ गया, अभी हम अमीर हो गए, चलो अभी 100 रुपया खर्चा करते हैं, मैं 80 रुपये से खर्चा करूँगी। मेक्स नो सेंस। अगर 1 और रुपये 2 रुपये से बढ़ गया तो उतना ही खर्चा होगा। कंजम्पशन में वेरी कैसे देखेंगे हम? The reader should keep in mind that variation in both y and x is essential to use regression analysis. So you should have the values that are varying, that are having a distance. If I am taking 100, another should be 500 or 1000 income level. या 20 का डिफरेंस हो गया, या 50 या 100 का डिफरेंस हो गया, 200 का डिफरेंस हो गया, ऐसे 1000 2000 3000 4000 के वैल्यूज़ ले लिए ऐसे। एज अ रिसर्च टूल, इन शॉर्ट वेरिएबल्स मस्ट वेरी।
The requirement that there is no outliers in x values is to avoid the regression result being dominated by such outliers. तो अगर मैं सिंपल करते हैं, कैलकुलेट करके देखते हैं, मेरे x वैल्यूज है 2, 3, 4, 5, 6. तो इसका मीन क्या बनेगा? इसका मीन होगा 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14, 14 + 6 is 20. 20 divided by 1 2 3 4 5 which is 4. अब मैं अगर एक आउटलायर ऐड कर दूँ which is let's say 100, तो देखो मेरा मीन कैसे चेंज होता है. 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14, 14 + 6 20, 100 is 120. मीन क्या हो जाएगा? 120/5 which is what? 24. मीन कितने से बढ़ गया? सिर्फ एक नंबर ऐड किया which was totally outside my data, जनरल डेटा. मीन कितने अमाउंट से बढ़ गया? देखो 20 से बढ़ गया. और अगर मीन उतने अमाउंट से बढ़ जाएगा तो बीटा की वैल्यू, बीटा 1 की वैल्यू और बीटा 2 की वैल्यू भी तो असर करेगी. सो दैट्स द रीज़न कि वो डोमिनेट करेगा. If there are a few x values that are say 20 times the average of x values, the estimated regression line with or without such observation might be vastly different. अगर एक ऐसा वैल्यू है जो मीन से भी 20 टाइम्स ज़्यादा है, जैसे हमारा 100 हो गया, तो बीटा 1 बीटा 2 वैल्यू की भी जो बीटा 1 बीटा 2 एस्टिमेट करेंगे वो डिफरेंट होगा दोनों के केस में. और पहले वाले के केस में जहाँ पे सिर्फ 5 नंबर्स थे उसकी वैल्यू बहुत डिफरेंट होगी, और वहाँ 100 ऐड करने के बाद जो बीटा 1 और बीटा 2 मिलेगा उसकी वैल्यू बहुत डिफरेंट होगी. वेरी ऑफन सच आउटलायर्स आर द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एरर्स ऑफ अरिथमेटिक और मिक्सिंग सैम्पल्स फ्रॉम डिफरेंट पॉपुलेशंस. क्यों होते हैं? जब आप बोल रहे हो कि सैम्पल लेने हम जा रहे हैं तो ऑब्वियस है हमें तो पता होना चाहिए कि आउटलायर नहीं लेना है, बट देर आर सम, वी आर ह्यूमंस, वी आर टेंड टू मेक मिस्टेक्स. तो कभी मिस्टेक के वजह से हमने 10 को 100 लिख लिया, कभी मिस्टेक के वजह से कैलकुलेशन में उन्होंने बोला 50, आई हैव रिटन 500. तो इस वजह से हमारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है. या डिफरेंट पॉपुलेशन था तो उन्हें डिफरेंट ही रखना था, हमने ज्वाइन कर दिया. इन चैप्टर 13 वी विल डिस्कस दिस टॉपिक फर्दर. Our discussion of assumption underlying the classical linear regression model is now complete. It is important to note that all of these assumptions pertain to PRF only and not SRF. जब हम बात करते हैं इन assumptions की तो वो assumption तभी उन पे ही अप्लाई हो रहा है PRF पे, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन पे, SRF पे नहीं. लेकिन it is interesting to observe that method of least squares discussed previously has some properties that are similar to assumption. Yes, OLS की कुछ properties थी, numerical properties, वो almost in assumption के साथ similar है. We have made about PRF. For example, finding that summation mu I hat equal to 0, जो वहाँ पे हम लोग कह रहे थे न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज़ में दैट समेशन म्यू आई हैट इज इक्वल्स टू 0, एंड उसके वजह से मीन वैल्यू ऑफ द एरर टर्म इज़ 0. यहाँ पे भी वही है, मीन वैल्यू ऑफ द एरर टर्म इज़ 0. लाइकवाइज फाइंडिंग ई ऑफ समेशन ऑफ म्यू आई एक्स आई इज इक्वल्स टू 0, वो एक न्यूमेरिकल प्रॉपर्टी थी. यहाँ पे हम वही कह रहे हैं, कोवेरियंस म्यू आई एक्स आई इज इक्वल्स टू 0. It is comforting to note that the method of least square thus tries to duplicate some of the assumption we have imposed on PRF.
तो लीस्ट स्क्वायर क्या कर रहा है, पीआरएफ पे जो अजम्पशंस हम डाल रहे हैं, अजम्पशंस पीआरएफ पे डाल रहे हैं, वो अजम्पशन को अपनी प्रॉपर्टी बना रहा है लीस्ट स्क्वायर मेथड। ऑफ कोर्स एसआरएफ डज नॉट डुप्लीकेट ऑल द अजम्पशन ऑफ सीएलआरएम। हाँ, जब एसआरएफ ले रहे हैं तो अजम्पशंस होंगे, लेकिन सारे के सारे डुप्लीकेट नहीं है। As we shall see later, although covariance mu ij is 0 by assumption, it is not true that the sample covariance is 0. हम क्या कह रहे हैं, covariance mu ij, that is autocorrelation. There should be no autocorrelation. ये assumption है PRF से relating, तो SRF से ज़रूरी नहीं है कि SRF में भी no autocorrelation होना चाहिए. It may or may not be true. As a matter of fact, we shall see, will show later that the residual are not only autocorrelated but also heteroscedastic. और इस सिचुएशन में क्या हमारे एस्टिमेटेड वैल्यूज़ अच्छे होते हैं कि नहीं, वो हम देखेंगे. वर्ड अबाउट दीज अजम्पशंस ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे अलॉन्ग विथ द रिमेनिंग 3 assumptions, and then we'll conclude about assumptions. Stay tuned for next video where we'll be concluding CLRM assumptions. बहुत इन डिटेल में मैंने CLRM assumptions एक्सप्लेन किए हैं, तो एक लाइक बनता है वीडियोस पे. कमेंट कर दीजिए इफ़ यू हैव एनी डाउट्स or any feedback. Do share this video with your friends and classmates. बहुत कम लोग शेयर कर रहे हैं और बहुत कम लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल. क्यों? क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने के लिए. So do subscribe to the channel, and yes, if you want any online classes from me for your examination or ऐसे ही जनरली आपको टॉपिक समझना है फॉर अपकमिंग मास्टर्स लेवल स्टडीज़ और अपकमिंग बैचलर स्टडीज़ के लिए आपको थोड़ा रिवीजन करना है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे यानी 7738100508 पे व्हाट्सएप कर सकते हो या नेम एंड टॉपिक. जितना हो सके जल्दी मैं रिवर्ट बैक करूँगी. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग द जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स.